हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये आपके क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। हम लोग डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करके इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। DT प्लस बी TGT, नेचुरल साइंस, KVS साइंस TGT, KVS साइंस TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, आपका ये जो है बेसिक सा चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उस एग्जाम्स में आप जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 जो है ऑलरेडी मैं एमबीजे क्लासेस के चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट नंबर 1 देखिए, उसके बाद से जो है आप पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 देखने के बाद से आप इस पूरे चैप्टर का क्रिस्टल क्लियर आपके सामने प्रेजेंट होगा और एक एक कॉन्सेप्ट को जो है इस चैप्टर को आप जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जो है बहुत ही सिंपल है, इसको आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उस एटम्स का जो मास जो होता है, उसी एटम्स के सम ऑफ एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको जब आप ऐड करोगे, उसके एटॉमिक मास का जब आप ऐड करोगे तो वही आपका जो है मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इस मॉलिक्यूलर मास को जो है आप इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2O मॉलिक्यूलर का जो है आपको जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? बेसिकली 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लेकिन आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। और इस चार्ट में भी जो है दे रखा है, पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं, तो आप 1 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 16 होता है। आपको क्या करना है कि इसमें इनके वैल्यूज को पुट करना है। तो H2O में आप जो है वैल्यू पुट कीजिए, किसका? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है? 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड उसका एक एटॉमिक मास हो गया। फिर प्लस कीजिए, उसके बाद से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के? 1। तो आप क्या 60, इट मींस आपका जो 1 प्रेजेंट है, लेकिन एक एटम्स का कितना एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है, तो आप यहाँ पे 16 लिखेंगे और इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2 + 16 आपका जो 18 हो जाएगा। 18 आप जो है U से आप यहाँ पे U लिखोगे। U क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? U जो एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, आई होप आपको जो है एक बेसिक सा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि हम कैसे जो है मॉलिक्यूलर मास को जो है कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, किसको लेकर के? मॉलिक्यूलर मास को लेकर के। सेकेंड एग्जाम्पल है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द SNO3। SNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप याद रख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड, इसमें आपको जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप किसका एटॉमिक मास लिखोगे? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है आप याद रखेंगे 14 होता है, तो आप यहाँ पे 14 लिखोगे। उसके बाद से जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है, लेकिन इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के? 3। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 में, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है ऑब्टेन हो जाएगा क्या? ये 16 3 जा 48, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 63 ये आपका जो एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। ओके, तो दोनों ही एग्जाम्पल से आप जो है समझ सकते हैं कि कैसे आप जो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो है आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास, और ये फॉर्मूला यूनिट मास जो है सिमिलर होता है किसके? एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के।
और मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी आप जो है कैलकुलेट करना सीख गए हैं, तो आप जो है फॉर्मूला यूनिट मास में काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड का जनरली हम जो है फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आपका एक आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स, ये जो NaCl है, NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड में जो है आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स के थ्रू जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम समझते हैं कि कैसे जो है NaCl का फॉर्मेशन होता है। NaCl का फॉर्मेशन Na और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे लिखेंगे 281 होता है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 287 होता है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ये कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि सोडियम के पास जो है कोई भी जो एलिमेंट जो है वो अपने आप को जो है स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसके पास जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो एक स्टेबल अरेंजमेंट पाई जाती हैं जितने भी नोबेल गैसेस होते हैं, जितने भी नोबेल गैसेस है एक्सेप्ट द हीलियम। हीलियम को छोड़कर के बेसिकली हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अब किसकी स्टेबल अरेंजमेंट मानी जाती है। जितने भी नोबेल गैसेस है एक्सेप्ट हीलियम, आपको याद भी रखना है नोबेल गैसेस के नाम, हीलियम हो गया, फिर नियॉन हो गया, फिर क्रिप्टॉन हो गया, फिर जेनॉन हो गया, फिर रेडॉन हो गया, एंड देन आफ्टर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मैं काफी फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ, केवल आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो एलिमेंट्स है वो नोबेल गैसेस है या फिर नहीं है। 4 ऑप्शंस क्रिएट करके आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सोडियम क्या करता है कि अपने आप को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और एक इलेक्ट्रॉन को बेसिकली लूज नहीं करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, किसको, क्लोरीन को। और इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेने के बाद से इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कोई भी स्पीसीज जो है जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये आपका जो है केमिस्ट्री का रूल है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है लूज कर देने के बाद से सोडियम के पास जो है सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसकी स्टेबल अरेंजमेंट मानी जाएगी। सोडियम के पास प्लस पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड देन आफ्टर जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद से क्लोरीन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये भी आपका केमिस्ट्री का रूल है कि कोई भी स्पीसीज जो है अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर जो है आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। आई होप आपको एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ये आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसके थ्रू भी जो आप ये देख पाएंगे कि क्लोरीन के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट सेल में। इट मींस क्लोरीन भी जो है एक निगेटिव चार्ज को बियर करके ये भी स्टेबल हो गया, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिक सा मेरा सा पर्पस ये था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स के थ्रू जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो है किस केस के में देखने को मिल रहा होता है, आयनिक कंपाउंड के केस में। और ये आयनिक कंपाउंड का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है आयनिक कंपाउंड, और क्यों जो है हम आयनिक कंपाउंड का जो है फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सोडियम क्लोराइड का जो है फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे। और सोडियम का जो है आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका। कितना होता है एटॉमिक मास सोडियम का, 23 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है क्लोरीन को लेकर के, आप याद रखेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे, 35.5 होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास। आपको बेसिक क्या करना है कि यहाँ पे सोडियम के एटॉमिक मास को लिखना है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। एक ही सोडियम प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, फिर आप क्या रखेंगे यहाँ पे प्लस रखेंगे। उसके बाद से जो है एक क्लोरीन प्रेजेंट है और एक क्लोरीन प्रेजेंट है, और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। और इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, 23 प्लस आपका 35.5 दोनों को ऐड करेंगे आपको ऑब्टेन हो जाएगा 58.5। यू मींस व्हाट, यू मींस एटॉमिक मास यूनिट। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास।
नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लेरिफाई हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है कैल्शियम क्लोराइड। ये भी एक प्रकार का जो है आयनिक कंपाउंड है। ये किससे मिलकर के बना होता है? कैल्शियम से और क्लोरीन से मिलकर के बना होता है। और ये कैसे ये आपका फॉर्मेशन होता है, ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में डिस्कस भी कर चुका हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि कैल्शियम का जो वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, और क्लोरीन की -1 होती है। हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिखते समय इसकी वैलेंसी को बेसिकली एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaCl2 हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है। CaCl2 का जो है फॉर्मूला यूनिट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको जो है कैल्शियम का जो है एटॉमिक मास जो है पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपसे पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं। कितना होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास? 20 होता है, 40 होता है, नॉट 20, 40 होता है। बेसिकली 20 जो है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? जस्ट आपको याद रखना है, क्लोरीन का जो 35.5 होता है। और बेसिकली जो है ये जो वैल्यू है आपका कैल्शियम के जो एटॉमिक मास की जो वैल्यू है उस पे आपको जो है वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 40 इंटू 1 लिखेंगे। आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वैल्यू से कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। एक क्लोरीन एटम्स का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है। 35.5 होता है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 35.5 इंटू 2 आपका जो है 71 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 111 हो जाएगा। 111 एटॉमिक मास यूनिट। आप ऐसे लिख सकते हैं 111U। 111U जो है एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला यूनिट मास कितना होगा? 111 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, सारे एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है। और आइए हम आपके साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H2 का। वेरी सिंपल, आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के? 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखोगे? आप जो है 2 इंटू 1 लिखोगे। इट मीन 2 इंटू 1 इजकल टू 2। इट मीन H2 का जो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। O2 के केस में हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। कितने एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के? 2 एटम्स। तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 16। 2 इंटू 16 मीन 32 एटॉमिक मास यूनिट। आपको ये जो है नहीं भूलना है, यू लगाना है। यू आपको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास यूनिट को। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है कि Cl2। Cl2 में आपको जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? इट्स अ वेरी सिंपल। आपको 2 इंटू 35.5 लिखना है। 35.5 क्या होता है? 35.5 जो है क्लोरीन का जो है एटॉमिक मास होता है। क्या हो जाएगा आपका? 71 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CO2। CO2 में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपको जो है कार्बन का एटॉमिक मास की वैल्यू पुट करना है। कार्बन का जो एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का जो एटॉमिक मास जो होता है आपका 12 होता है। और उसके बाद से आपको इंटू 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई जो आपके वैल्यू पे इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे 2:16। और ये 12 प्लस 32, और ओवरऑल आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा? 44 एटॉमिक मास यूनिट। 44 एटॉमिक मास यूनिट किसका होता है? CO2 का होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका मेथेन और एथेन। ये जो मेथेन और एथेन जो है ये आपका एल्केन का मेंबर होता है। एल्केन क्या होता है? एल्केन का जनरली आपका जो है हम जब डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इस चैप्टर इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि जो आपका मेथेन जो होता है वो फर्स्ट मेंबर होता है किसका? एल्केन का। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। आप एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा भी गया है कि एल्केन का जो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, तो उस पर फोकस करते हैं। CH4 का जो है मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको जो है कार्बन का एटॉमिक मास की वैल्यू पुट करनी है। 12 हो जाएगा, 12 इंटू 1 प्लस 4:1 क्या हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 4 आपका ऑब्टेन हो जाएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका C2H6। इट्स अ वेरी सिंपल। यहाँ पे आप जो है 12 इंटू क्या लिखोगे? 12 इंटू 2 लिखोगे, या फिर 2 इंटू 12 भी लिख सकते हो, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा वैल्यू का, क्योंकि आपका 2 जो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
उसके बाद से प्लस लिखोगे, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं आपके यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो आप लिखोगे 6 × 1, आपका हो जाएगा ये आपका 24 हो जाएगा, 24 एंड प्लस 6 आपका 30 हो जाएगा। 30 एटॉमिक मास यूनिट किसका जो है मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, एथेन का हो जाएगा। चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का। यहां से आपकी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को पहले समझेंगे, देन आफ्टर जो है इसके बेसिक फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे, और देन आफ्टर लास्ट में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो भी आपके मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हम इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं। मोल, मोल मीन्स होता क्या है? मोल बेसिकली जो एक प्रकार की यूनिट होती है, जैसे कि इसको हम कंपेयर करते हैं डजन से। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट जाओ और मेरे लिए जो है 1 डजन जो है आप क्या लाओ, बनानाज लाओ, आप जो है शॉपकीपर के पास पहुंचे, आप शॉपकीपर से आपने कहा कि जो है बेसिकली आप जो है बनानाज के शॉप पे पहुंचोगे और आप उससे कहोगे कि मुझे 1 डजन बनानाज दो, तो वो जो शॉपकीपर जो है आपको जो है 12 जो है बनानास देगा। इट मीन्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम 1 डजन की बात करते हैं तो उसमें जो है 12 बनानास आते हैं। वैसे ठीक आप जो है उससे कहोगे कि आप मुझे जो है 2 डजन बनानास दो, तो वो आपको कितने बनानास देंगे, 24 बनानास देंगे। तो बेसिक वैसे ही बात यहाँ पे जो है आपको इम्प्लीमेंट करना है, किसके केस में, मोल के केस में। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23. It is very important fact regarding with 1 mole. तो इसमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं तो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे 1 डजन में आपके 12 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके जो है 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 जो है आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैं पार्टिकल कह रहा हूँ और यहाँ पे मैं आर्टिकल कह रहा हूँ। तो आर्टिकल्स मीन्स वस्तु हो सकता है, ऐसा वो नहीं है कि केवल आप जो है डजन में केवल बनानास को ही काउंट करते हो, कोई भी आर्टिकल्स हो सकता है। तो उसको बेसिकली आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 आर्टिकल्स, और आपका जो है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ये यहाँ पे पार्टिकल्स है और यहाँ पे आर्टिकल्स है। ओके, सेकेंड पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि जो भी आपका जो मोल जो होता है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड ने ही जो है सबसे पहले इस मोल टर्म को जो इंट्रोड्यूस किया था। इसका मीनिंग जो होता है बेसिकली लैटिन टर्म में जो है हीप और पाइल होता है, हीप और पाइल, ये लैटिन वर्ड से बेसिकली लिया गया है जिसका मीनिंग हीप और पाइल होता है। इट मींस ये जो है लार्ज कलेक्शन की बात करता है। मोल जो है लार्ज कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई लार्ज वेसल है और लार्ज वेसल में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है और आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो आप थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन इजी नहीं रह पाएगी। लेकिन जब मैं आपसे कहूँ कि जो है इसमें इस पर्टिकुलर वेसल में जो है 5 मोल जो है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आप इजीली जो है कैलकुलेट कर पाओगे कि 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6.022 into 10 to the power 23, तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इस पर्टिकुलर वेसल में आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक सिंपल आप कह सकते हो कि जो है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए या फिर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इजिली अंडरस्टैंड या फिर कैलकुलेट करने के लिए मोल का कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आ रहा होता है। ओके, तो आई होप आपको जो है मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देन आफ्टर इस के बेस पे जो है कौन कौन से किस टाइप के जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इससे पहले कि आप जो है इस बेसिक फैक्ट्स को अपने ध्यान में रखें। ये जो है आपका सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओस्टवाल्ड ने ही जो है सबसे पहले मोल टर्म को यूज किया था, जिसका मीनिंग क्या होता है, हीप और पाइल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दे रखा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट जो होती है आपकी क्या होती है, मोल होती है, स्मॉल MOL होती है। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, आप जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं जो है आपके फंडामेंटल यूनिट्स, मूल राशियां। ये जो फंडामेंटल
मूल राशि या फिर मूल मात्रक कह सकते हैं। कितने होते हैं आपके 7 होते हैं। उसमें से 1 आपका जो होता है पदार्थ की मात्रा, जिसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, ये आपका स्मॉल MOL होता है। और बेसिकली स्मॉल का जो सिंबल जो होता है ये होता है आपका, ये इस पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल, तो 1 मोल में आपके कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस फिगर को आपको जो स्किप कर देना है, क्योंकि इस फिगर को आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। जब आप बात करते हो कि 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर 1 मोल ऑफ आयंस, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इतने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। उसके बाद से जो है आगे चल करके ये जो है मोल का जो आइडिया जो है किससे इसको कोरिलेट कर दिया गया, इसको कोरिलेट कर दिया गया जो आपके एवोगाड्रोस कांस्टेंट से। ये जो आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 देख रहे हो, ये बेसिकली एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है। और एवोगाड्रोस कांस्टेंट मींस क्या होता है, इसको आप समझ सकते हो कि जो आपके C12, ये C12 जो होता है कार्बन होता है, इसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, C12 जो बेसिकली आपका C612 आप जो फेमिलियर होंगे, कार्बन का आइसोटोप C होता है C612। ओके, तो इसमें जो 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे आपके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स देखने को मिल रहे होते हैं। और इसी को हम बेसिकली जो है एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। तो इस फिगर को भी आपको याद रखना है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, और आपके जो एवोगाड्रोस कांस्टेंट की जो वैल्यू जो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। ये आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये वैल्यूज काफी हेल्प करेंगे। और डायरेक्टली आपके DT नेचुरल साइंस के एग्जाम में पूछा भी गया है कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि आपको ये फिगर आपको जो है याद हो जाए। उसके बाद से हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एवोगाड्रोस इस मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक में के अंदर। तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है कोई डाटा देकर के आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। और तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ मोल को बेसिकली हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है गिवन मास। गिवन मास आपके क्वेश्चंस में दे रखा होगा अपॉन मोलर मास, या फिर जो है इसे हम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। बेसिकली गिवन मास तो आपके क्वेश्चंस में दे रखा होगा, और मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना होता है। सॉरी, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं कैसे जो है मोलर मास या फिर जो मॉलिक्यूलर मास जो है आप कैलकुलेट करते हो। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। और इस गिवन मास को बेसिकली हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से। तो एक आपका फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इस फॉर्मूले के बेस पे जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि आपसे मास पूछा जाएगा। इट मींस स्मॉल m की वैल्यू पूछी जाएगी। जब आपसे स्मॉल m की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपका जो है स्मॉल n की वैल्यू दे रखा होगा क्वेश्चन में। n की n मींस व्हाट, n मींस नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दे रखा होगा। और m क्या होता है आपका मोलर मास होता है, तो कैपिटल M होता है। तो इस केस में जो है आप मास की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, तो आपका मास की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपके किस बेस पे पूछा जाता है, इसमें भी जो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में इसमें जो है n की वैल्यू पूछी जाएगी, लेकिन इस केस में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्वेश्चंस में दे रखा होगा, और इस केस में जो है बेसिकली आपको जो है कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है उसको आपको बेसिकली जो है Na की वैल्यू से डिवाइड करना होता है। और ये Na की वैल्यू क्या होती है, ये आपका एवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और इस एवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इट मींस अगर सेकेंड
सेकेंड टाइप के आप थर्ड टाइप कर सकते हैं। इसमें अगर आपसे जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है तो इसमें जो है आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में दे रखा होगा और Na गेटरोज कांस्टेंट की वैल्यू से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका जो है n की वैल्यू इट मींस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस आपके जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसको लेकर के, यहाँ पे आप रिलेशनशिप देख सकते हैं किसके किसके बीच में, मोल के बीच में, एवोगैड्रोस नंबर के बीच में और मास के बीच में। आप यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, जब आप 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात करते हो तो उसमें जो है 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के प्रेजेंट होते हैं। और इट मींस यही ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी किया हूँ कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स में जितने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं C12 के 12 ग्राम में, C12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को तो हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 into 10⁻23 के इक्वल होता है। तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा होता है। सेकेंड केस में आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करें इट मींस जो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 into 10⁻23 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मास के केस में कि ये किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इट मींस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में 6.022 into 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे जो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के इक्वल होगा। ये रिलेशनशिप होता है जब हम बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, किसके इक्वल होगा, 6.022 into 10⁻23 नंबर्स ऑफ दैट पार्टिकल्स। इट मींस अगर आप 1 मोल ऑफ एटम्स कह रहे हो या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहे हो या फिर 1 मोल ऑफ आयंस कह रहे हो, उसमें कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन द ग्राम, और ये जो चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, इसका बेसिकली यहाँ पे जो रिलेटिव मास यहाँ पे दे रखा होगा और वो भी किसमें, ग्राम्स में। तो ये एक छोटा सा एक रिलेशनशिप होता है किसको लेकर के, एवोगैड्रोस नंबर को, मास और मोल को लेकर के। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इसमें कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 into 10⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, जो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो किसमें होगा, आपके ग्राम्स में होगा। आई होप इस चार्ट को जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो किसको लेकर के, मोल को लेकर के उसका क्या रिलेशनशिप होता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर से और उस मास से। ओके, आई होप आपको एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मोल को लेकर के समझ में आया होगा। देन आफ्टर हम लोग मूव कर रहे हैं किसमें, प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको जो है सॉल्व करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको जो है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। यहाँ पे दे रखा है 52 ग्राम ऑफ द हीलियम। जब आप सॉल्व करोगे इसमें यहाँ पे जो है फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M। और यहाँ पे जो n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, n जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, और आपका जो स्मॉल m जो है आपका जो गिवन मास होता है। और गिवन मास क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 52 ग्राम दे रखा है, 52 ग्राम दे रखा है। यहाँ पे m की वैल्यू आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये आपका मोलर मास होता है, m जो होता है कैपिटल M मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है। और आप कैलकुलेट कर पाओगे हीलियम जो है, हीलियम एटम की बात करें ओनली Hc, तो कितना होता है इसका एटॉमिक मास, बेसिकली हीलियम का 4 होता है, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, आपका हीलियम का हो जाएगा 4। जब आप क्या करोगे इसकी इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में जब वैल्यू को पुट करोगे आप, स्मॉल m की वैल्यू 52 और कैपिटल M की वैल्यू 4, और अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 13 मोल्स हो जाएगा, 13 मोल्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 12.044 into 10⁻23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम्स में आपको जो है बेसिकली क्या फाइंड करना है, यहाँ पे भी जो है नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स के लिए मैं सेकेंड फॉर्मूला आपको उसके साथ डिस्कस किया हूँ अभी जस्ट। स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है कि जो आपके गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा होगा आपके क्वेश्चंस में, और उसके बाद से क्या होता है कि आपका एवोगैड्रोस नंबर से जब आप उसको डिवाइड करते हो तो आप जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है आप कैलकुलेट कर पाते हो, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप यहाँ पे देखिए दे रखा है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। आप एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यूज जो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा 2। एन की वैल्यू जो है ऑब्टेन हो जाएगा आपको 2। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 2 मोल्स। एन की वैल्यू यहाँ पे 2, इट मींस 2 मोल्स आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इस दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आएगा किस टाइप से जो है आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करोगे। ओके, आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको जो 4 टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है मास। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में बेसिकली आपको मास कैलकुलेट करना है। जब हम मास की बात करते हैं इट मींस आपको फॉर्मूला चेंज नहीं होना है, स्मॉल n इक्वल टू आपका स्मॉल m अपॉन कैपिटल M ही होता है। बेसिकली यहाँ पे आपका जो है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, स्मॉल m की वैल्यू पूछ रहा है, कैपिटल M की वैल्यू खुद से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.5 मोल। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, 0.5 हो जाएगा आपका स्मॉल n की वैल्यू 0.5 मोल, और स्मॉल m की वैल्यू बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है तो आप वैसे ही लिख दीजिए, और कैपिटल M की जो वैल्यू है आपको कैलकुलेट करना है। N2 का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कितना होता है, आप 2:24 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 28 जो है आपका नाइट्रोजन का जो है मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कीजिए 28, और जब आप स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0.5 इंटू 28 इट मींस स्मॉल m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 ग्राम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में कितने इसका क्या मास होगा। तो आप इसको बेसिकली उसी फॉर्मूले पे आपको जो है सॉल्व करना है, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M। यहाँ पे जो है n की वैल्यू बेसिकली आपको 0.5 दे रखा है, स्मॉल m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल M की वैल्यू आपको जो है बेसिकली आपको यहाँ पे पुट करना है। क्या होता है, नाइट्रोजन एटम की बात यहाँ पे कर रहा है, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास जो होता है वही इसका नाइट्रोजन क्या क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इट मींस 14 हो जाएगा। तो आप इस कैपिटल M की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 14 वैल्यू पुट करोगे। तो 0.5 इक्वल टू स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे m की वैल्यू आप जो है 14 कर रखोगे तो आप जो है स्मॉल m की वैल्यू आप जो है 0.5 इंटू 14 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ग्राम जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। उसके बाद से हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने आपके जो हैं किसका क्या मास होगा। इसके मास को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इस फॉर्मूले पे जाना है, n स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो बेसिकली यहाँ पे ये नहीं दे रखा है, स्मॉल n की वैल्यू बेसिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और स्मॉल n की वैल्यू आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके दो मेथड, दो इसके जो है आपके दो तरीके से आप जो है कैलकुलेट करते हो नंबर ऑफ मोल्स। जब आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जब आपको दे रखा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उस केस में आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, वेरी सिंपल, आप इनकी वैल्यू को पहले पुट कीजिए यहाँ पे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 की वैल्यू आप पुट करोगे, ये आपके जो है गिवन पार्टिकल्स है। आप इसको डिवाइड करोगे किस किस से, आप इसको जो है बेसिकली डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, ये बेसिकली आपका जो है एवोगैड्रोस नंबर है। तो आपका जो है बेसिकली 1/2 वैल्यू हो जाएगी किसकी, स्मॉल n की, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। आप इसको जो है इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, n के जगह पे आप क्या पुट करोगे 1/2, और स्मॉल m की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट ही करनी है, और कैपिटल M जो है आपको बेसिकली आपको वो करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो क्या होगा, n एटम्स की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एटम्स के लिए आप क्या वैल्यू पुट करोगे
14 वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास या फिर ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो सिंपल सा है, आपको जो है 1/2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट ही करना है और एक कैपिटल M की जगह पे आप 14 वैल्यूज को पुट कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। ये आप ऐसे डिवाइड कर लोगे तो आपका जो हो जाए कैपिटल स्मॉल m की जो वैल्यू है, स्मॉल m जो आप मास की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 7 ग्राम हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके दो मेथड्स हैं। जब पार्टिकल्स दे रखा होगा तो बेसिकली उसको जो है एवोगैड्रोस नंबर से हम डिवाइड करके हम जो है नंबर ऑफ जो है मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होते ही आप जो है स्मॉल m की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर लोगे इजली तरीके से, जो क्वेश्चंस में आपसे पूछ रखा है। डिस्कस कर लेते हैं आपके फोर्थ प्रॉब्लम को। 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स में कितने आपका इसका क्या मास होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे भी उसी फॉर्मूले पे जाना है, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और ये आपका कैपिटल M है। स्मॉल n जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, जहाँ पे पार्टिकल्स दे रखा है 6.022 into 10 to the power 23 और इसको आपको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है। एवोगैड्रोस नंबर होता है क्या, 6.022 into 10 to the power 23 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि n की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपकी 1 आ गई और इसी n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और स्मॉल m की वैल्यू आपको कैलकुलेट ही करना है और कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे N2 दे रखा है। और N2 मॉलिक्यूल्स में आपको ध्यान ये रखना है कि N2 मॉलिक्यूल्स में आपका जो मॉलिक्यूलर मास जो है कैपिटल M जो है मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करता है और N2 का जो मॉलिक्यूलर मास आपका 28 होता है। तो आप इस वैल्यू को पुट कीजिए, n की जगह पे जो आप 1 पुट करोगे एंड देन आफ्टर जो स्मॉल m कैलकुलेट ही करना है और कैपिटल M की जो वैल्यू 28 दे रखा है। तो आप यहाँ पे पाओगे कि जो स्मॉल m की जो वैल्यू है, जो मास की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी आपकी 28 ग्राम हो जाएगी। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4 मैंने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको जो है इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। एक जनरल सा बेसिक सा फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपको ये आइडिया है तो आप एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बेसिकली जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपके पास जो है आइडिया है, किस चीज का आइडिया है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपका आइडिया है कि नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है तो आप ये बता सकते हो, यू आर कैपेबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 इतने आपके पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि कैसे हम जो है हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें। जब नंबर ऑफ मोल आपको पता हो जाएगा देन आपको में जो है आपको जो 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स में बेसिकली आपको जो है कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। इस क्वेश्चन में जो है गिवन कितना मास दे रखा है, 46 ग्राम दे रखा है। तो 46 ग्राम ऊपर लिखोगे, मोलर मास कितना हो जाएगा सोडियम का मोलर मास आपको एटम्स की बात कर रहा है, इट मींस Na की बात कर रहा है और आपको अच्छे से पता है 23 होता है इसका मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो 23 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इट मींस उसको डिवाइड करोगे किसको, 46 को। तो आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n की वैल्यू आपकी जो है 2 हो जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्टली जो है आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेसिकली आप कुछ नहीं करना है, आपको जो है 2 into 6.022 into 10 to the power 23 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें प्रेजेंट हैं, वो आपकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद से जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। 8 ग्राम ऑफ जो O2 मॉलिक्यूल्स में कितने आपके जो हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इस केस में भी आपको जो है कैलकुलेट करना है क्या,
फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि जो है कि कितने इसमें जो है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप जो है फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, कैसे कैलकुलेट करते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और सॉरी कितना गिवन है आपका मास दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है, और आपका जो O2 का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, O2 यहाँ पे दे रखा है O2, तो आपका 16 2 इंटू 16 इट मीन 32 होता है, तो आप यहाँ पे 32 लिखेंगे, और उसके बाद से जो है ये आपका जो 1/4 की जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, n की वैल्यू तो दे रखा है, कितना आपने कैलकुलेट किया 1/4, और आपको जो है बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैसे फाइंड करते हो, बेसिकली आपको जो है n की वैल्यू जो जितने आपका नंबर ऑफ मोल्स उसको डिवाइड करते हो किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो एज इट इज आपको 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स बेसिकली आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23/4 से। तो जब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके खुद से ट्राई करना है। ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, और उसके बाद से भी आप ये देखोगे 1.5 हो जाएगा, और उसके बाद से जो ये जो वैल्यू है आपका 22 है, 22 जो वैल्यू है आप यहाँ पे देखोगे कि इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 5, ये आपका 4 5 20 में आपका जाएगा। तो एक बेसिक सा आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने आपके जो हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली मोल्स दे रखा है, जब मोल्स दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए, जस्ट आपको जो है n की वैल्यू दे ही रखा है 0.1 मोल, तो आपको जो है पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आपको जो है मल्टीप्लाई करना है किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगी, क्योंकि ये आपका डेसिमल क्या होगा कि इसमें ये आपका माइनस होगा, तो 22 हो जाएगा। तो इतने आपके जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे किस केस में, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के केस में। ओके, आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आया होगा, और आई होप आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 4 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन ये 4 to 6 और ये 3 क्वेश्चंस ये इट मीन्स आपके जो है इस चैप्टर के इस टॉपिक के 9 क्वेश्चंस हो गए। 9 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आप काफी कॉन्फिडेंट होगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं रिकैप ऑफ द लेसन। रिकैप ऑफ द लेसन मीन्स आपने जो भी मैंने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया और पार्ट 2 में डिस्कस किया, दोनों ही पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम कंबाइंड रूप से रिवीजन करेंगे, जिससे आपको जो है पार्ट 1 के भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और पार्ट 2 के भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपका जो है एक केमिकल रिएक्शंस, एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ आता है। फर्स्ट आपका जो लॉ होता है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास जो होता है, इसमें मास बेसिकली जो रिएक्टेंट जो होता है और प्रोडक्ट जो होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो मास जो होता है उस वो ना ही वो उसके कह सकते हो कि वो बनता है, ना ही जो इसके अमाउंट में बेसिकली कोई सेंस देखने को नहीं मिल रहा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। इसका जो रिएक्टेंट्स का जो मास होता है और प्रोडक्ट्स का जो मास जो होता है वो आपका रिमेन अनचेंज्ड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, और इसी लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, जिसको जो है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। सेकेंड लॉ है आपका जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के भी नाम से जानते हैं, जिसको जो है एंटोनी लवोजर ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें जो भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी जो आपका एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका जो रेशियो क्या होता है कि फिक्स्ड होता है।
फिक्स्ड रेशियो में इसका पार्टिसिपेशन होता है। अगर हम बात करते हैं H2O, कोई भी H2O हो, इवन आपका जो है बिस्लरी वाटर हो या फिर जो है सी वाटर हो, सब केस में जो है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है आपका कितना देखने को मिल रहा होता है, हाइड्रोजन का आपका होता है 1:8 रेशियो होता है बेसिकली H2O। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स मैंने पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया है, तो पार्ट 1 को वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। अगर पार्ट 1 की वीडियोस को आप स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आप स्किप कर रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं एटम्स के बारे में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। यस, जो एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और इसको आप जो है यूजुअली दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये जो है आपके इसका जो है इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्टेंस नहीं होता है एटम्स का। एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, किसी भी एटम्स के अंदर पाया जाता है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के, और जिसका एक कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा है ये पॉइंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। एटम्स का जो है सारे एटम्स का जो आपका जो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है कि आपका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। ये इसका इंडिपेंडेंट ये एग्जिस्ट कर रहा होता है मॉलिक्यूल। उसके बाद से आप ये देख सकते हो कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इस मॉलिक्यूल्स आगे चल करके जो आपका कंपाउंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मॉलिक्यूल्स भी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है पार्ट 1 में, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक। जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका जो भी नोबेल गैसेस है, नोबेल गैसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और ये क्या है, मोनोटॉमिक है या फिर ये डायटॉमिक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो कि केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड को हम कैसे लिखते हैं, इसमें कौन कौन से आपकी लॉज होते हैं। बेसिकली इसको फॉर्मूला को लिखने के लिए आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल पता होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का सिंबल आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर जो भी वैलेंसी होती है उस वैलेंसी को आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर जो है जो भी इसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं उसकी भी वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर इस रूल के बेस पे आप जो है केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हो किसी भी कंपाउंड के अंदर। काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया पार्ट नंबर 1 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर्स में। तो आप जो है पार्ट 1 को देखेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे हम केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, बेसिकली जो क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एन आयन, ये बेसिकली ये ग्रुप ऑफ आयंस होते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, ग्रुप ऑफ आयंस को हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। जैसे कि फॉस्फेट हो गया PO4 ट्रिपल नेगेटिव, ये आपका जो है फॉस्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयंस हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि मोर देन 1 यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटम्स, और ये इसमें साथ भी बियर कर रहा है, तो ये आपके जो है पॉलीएटॉमिक आयंस हो जाएंगे। सल्फेट हो गया SO4 डबल नेगेटिव, सल्फाइट SO3 डबल नेगेटिव, सल्फाइड ये आपका S डबल नेगेटिव। सारे पॉइंट्स में जो आपको बहुत अच्छे से मैं डिटेल में डिस्कस किया पार्ट 1 में। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपके पास जो है वैलेंसी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। विदाउट आप वैलेंसी का ज्ञान हुए आप जो है केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का नहीं लिख सकते हो। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स में, जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, जो भी आयंस है, किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस प्रेजेंट जो होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके हेल्प से आप क्या करते हो कि केमिकल फॉर्मूला आप कैलकुलेट करते हो कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बेसिकली आपका क्या हो जाएगा कि सोडियम का जो पॉजिटिव +1 आपका जिसकी वैलेंसी होती है और क्लोरीन की -1, हम क्या करते हैं बेसिकली एक्सचेंज कर देते हैं वैलेंसी को, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा NaCl। और काफी मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। पार्ट 1 को आप जरूर देखें, पार्ट 1 को आप नहीं देखेंगे तो आप पार्ट 2 के जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं रिवाइज कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका आता है एटॉमिक मास यूनिट की, AMU। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है आपका, स्मॉल a से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि AMU जो है क्या होता है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो बेसिकली आपका जो C12 जो होता है
C12 का जो भी मास होगा, C612 आप ऐसे कह सकते हैं, कार्बन का ये आइसोटोप्स होता है। तो C12 का जितना भी जो आपका मास होगा और इसके मास के जो है 12th पार्ट, इट मीन्स सपोज ये जो आपका ये मास है C612 का 16 है, तो इसका जो 12th पार्ट जो होगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये जो 12th पार्ट जो है 5, वही आपका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो इसी की हेल्प से जो है आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि एटम्स ऑफ द C carbon 12 isotopes are assigned a relative atomic mass of the 12 mass of 12 and the relative mass of all other atoms are obtained by comparison with the mass of C12 carbon C12 atoms. It means आप जो है आपने जो है C12 के मास को जो है इसका जो C12 का जो मास था, इसके 1/12 पार्ट का जो मास था, उसके हेल्प से जो आप डिफरेंट एटम्स का क्या कैलकुलेट करते हो, एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक मास भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जैसे कि आपका सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। सल्फर का 32 होता है। वैसे ही आपका ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये सब आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। तो सारे के सारे जो एटॉमिक मास आपके फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए, तभी आप जो मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट आप ये लाइन को देख सकते हो कि जो आपका एवोगैड्रोस नंबर जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इतने नंबर्स आपके मोल्स, इट मीन्स जो यहाँ पे ये दे रखा है कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23। इतने आपके जो हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप 1 मोल की बात करते हो, चाहे 1 मोल आपका जो है एटम्स हो सकता है, 1 मोल आपका जो है मॉलिक्यूल्स हो सकता है, 1 मोल ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। और इसी आइडेंटिटी को जो है बेसिकली 12 ग्राम कार्बन को जब हम देखते हैं, C12 जो है इसके 12 ग्राम कार्बन में जो है इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो पार्टिकल्स, इतने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और ये वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है। इसी को हम किस नाम से जान रहे होते हैं, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट की भी वैल्यू ही होती है 6.022 इंटू 10⁻23। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। और ये कोई भी जो है 1 मोल का जो मास जो होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम मोलर मास के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आपका जो है चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 2 फिनिश होता है। और इस चैप्टर के जो भी रिमेनिंग ये टॉपिक बचे थे उसको मैंने इस पार्ट 2 में डिस्कस किया है। और आई होप आपको ये वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं, कहीं भी कमी लगे आपको इस वीडियो के अंदर, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।